So, good morning, students. Business ethics, corporate social responsibilities and Indian ethos. आज के ई लेक्चर में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन लेक्चर नंबर 19 रेलिवेंस ऑफ वैल्यूज़ जो कि यूनिट 3 का कंटेंट है उसको ओपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले सोचते हैं वैल्यूज़ क्या होती हैं। वैल्यूज़ एथिक्स की हिसाब से देखा जाए तो एक फाउंडेशन है जो कि हमारी लाइफ और सोसाइटी ने तय किए हैं। मान लीजिए अगर सोसाइटी को हम एक ट्री मानते हैं तो वैल्यूज़ क्या है, वो रूट है, क्योंकि इसी वैल्यूज़ पर सोसाइटी समाज जो है निर्भर करता है। तो वैल्यू जो गाइड किया करती है, वैल्यू हमें गाइड भी करती है और हमें बांध के भी रखती है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब क्या है, समय के हिसाब से अनचेंजेबल है। तो कुछ वैल्यूज़ में देखिए, सबसे पहला ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? जो वाकई में है, एग्जिस्ट है। तो इट कैन नॉट डिफीट बाय लाई। इसको हम क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम इसको हरा सकते हैं या हम झूठ बोले तो हम काम कर सकते हैं, नहीं, ये हमेशा रहेगा। जो सच है वो सच ही रहेगा। तो अगर हम सच बोलना चाह रहे हैं तो हमें बिना डर के बोलना चाहिए। यदि हम ऑनेस्ट हैं, अपने खुद के साथ ऑनेस्ट हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें दूसरों के साथ भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा। यदि हम खुद के साथ ऑनेस्ट है तो दूसरे के साथ भी हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तो ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये आपने पहले भी सुना है बचपन में। फिर आता है कंपैशन। कंपैशन क्या है? जब हम एवरीवन विल रिमूव बैड इमोशंस, कि जब आप दूसरों के बारे में बुरा सोचना छोड़ दें, उनसे नफ़रत करना छोड़ दें, उन पर गुस्सा करना छोड़ दें, ये सारा कंपैशन है। तो जो लॉर्ड बुद्धा थे, उन्होंने कहा था, जब उन्होंने वो डकैत अंगुलीमाल को देखा था और वो एक साधु बन गए थे, तो किंग अशोका ने भी देखा कि जब उन्होंने कलिंगा वार देखी और खूब सारा खून देखा तो उनको लगा कि नहीं, ये गलत है, अब मानव का हत्या नहीं करनी चाहिए एक राजपाट के लिए। तो वो वहाँ से वो किंग अशोका जो है वापस से इंस्पायर्ड हुए लॉर्ड बुद्धा के लिए, और उन्होंने नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का, कंपैशन का, ट्रूथ का मार्ग को संदेश लोगों को दिया। फिर आता है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी क्या है कि इट शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड बाय एज ए वीकनेस, कि आपकी कमज़ोरी नहीं है ह्यूमैनिटी। अगर आप दूसरों को उसके सामने ओपन है, अपने आप को ओपन रखते हैं, चेंजेस आप करते हैं, लर्न नई थिंग सीखते हैं। जैसे गीता में क्या कहा है कि ह्यूमैनिटी इज़ नॉलेज, रेस्ट इज़ इग्नोरेंस। और यदि हम बात करें ट्रू विद फ्रूट बेंड डाउनवर्ड्स, क्योंकि जो पेड़ है वो हमेशा झुका हुआ रहता है। तो ट्री क्या है? ऐसा नहीं है कि आपने कई बार सुना होगा कि जब बहुत तेज़ हवा आती है तो वही पेड़ बचता है जो कि झुका हुआ रहता है, और जो पेड़ अकड़े हुए रहते हैं वो टूट जाते हैं हवा के झोंके से या आंधी तूफान से। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखना है कि आप क्या है, यह आपकी ह्यूमैनिटी कमज़ोरी नहीं है, यह आपकी ताकत है जो आपको वैल्यूज़ पर निर्भर करती है। जो लोग सीख रहे होते हैं उनको हम्बल होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? हम लाइफ भर सीखते हैं, तो इसलिए हमें हम जो हमारे हम्बलनेस है वो हमें लाइफ भर क्या करनी चाहिए? फॉलो करनी चाहिए। तो हमें हम्बैलिटी, जो हम्बलनेस है वो हमें अपनी पूरी लाइफ में, अपने विचारों में रखनी चाहिए। देखिए, देखा जाए तो दुनिया में सबसे मधुर जो होती है वो होती है आपकी ज़ुबान। जिस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, आपका अच्छा नेचर, आपकी ये सारी जो चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपको कायम रखती हैं। ऐसे ही रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। देखिए, पुराने समय में क्या होता था कि जैसे हमने सुना है, श्रवण कुमार एक हुआ करते थे जो अपने अंधे माता पिता को लेके पूरी दुनिया में घूमते थे, उनको यात्राएं कराया करते थे। तो ऐसे क्या है कि इन्होंने एक कहा कि हमारी अपने माता पिता के प्रति सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। और शुरू में भी देखिए भारत में कि जॉइंट फैमिलीज का कल्चर हुआ करता था, लोग एक दूसरे के साथ रहा करते थे। जैसे अर्जुन, चंद्रगुप्त मौर्य, ये एक ऐसे स्टूडेंट थे जो अपने गुरुओं के प्रति सम्मान रखते थे। प्रॉपर कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स ये ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम परेशानी और स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। आजकल क्या है, कई लोग देखते हैं कि वो अपने बड़े बुजुर्गों को या बूढ़े माता पिता को छोड़ जाते हैं या उनको अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है लोगों को पैसा उनकी मेहनत करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए। तो क्या करना चाहिए? हमें हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे माता पिता का, जो बूढ़े माँ बाप हो चुके हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। उनकी ये हमारी प्राइम ड्यूटी बनती है। ऐसे ही आता है रेस्पेक्ट फॉर वुमेंस। देखिए, हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है वो देवियाँ हैं, और देवियाँ जो हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं। तो हर एक स्त्री, हर एक लेडी के अंदर हमें अगर देवी का ही रूप देखें तो हम उनका सम्मान ही करेंगे। तो यही कहा जा रहा है, हमारा वैल्यूज़ क्या है कि हमें अपने जो दुनिया में हमें लेडीज़ मिलती हैं या हम लेडीज़ को देखते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। देखिए, पुराने ज़माने में भी तो लोग कहते थे ना कि जो पुत्र था सबसे ज़्यादा अपनी माता से प्रेम करता था और उनका सम्मान भी करता था। और कई जगह तो हमने ये भी पढ़ा है कि माता की आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती थी।
और देवियों में भी आप देखिए कि जो ये देवियाँ हैं सबसे ज़्यादा पूजा इन्हीं पार्ट में की जा रही है। अब फिर देखते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। जिस तरह से हम भगवानों की पूजा करते आ रहे हैं, पेड़ पौधे, ये हम इनकी हर फेस्टिवल में पूजा करते हैं। अशोक का जो ग्रेट एम्परर थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ों को प्लांट किया था, ताकि जो लोग जो राहगीर जाते हैं सड़क पर उनको छाया मिले। आज भी तो आप देखते हैं कि जब आप सड़क में निकलते हैं, हाईवेज़ में निकलते हैं और आप बहुत तेज़ धूप होती है और आपको रुकते हैं, तो आप सबसे पहले पेड़ों के नीचे जाते हैं ताकि आपको छाया मिल सके। तो पेड़ भी हमारे लिए पूजनीय हैं। तो ऐसा है कि कि अगर जब शुरू में 1970s में क्या हुआ करता था कि अगर कोई पर्सन को पनिशमेंट किया जाता था ना, तो उसको कहा जाता था कि आप इतने सारे पेड़ पौधे प्लांट करेंगे। फिर आता है करेज। गीता के अंदर ये बताया गया कि आपको फियरलेसनेस होना चाहिए। ठीक, जैसे शिवाजी ने कि हमने पढ़ा है, देखा है कि वो एक अच्छे रीडर थे, अच्छे राइटर थे, एक यूँ कहें धनुर्धर थे, एक अच्छे हॉर्स राइडर थे। तो वो क्या करते थे कि वो इतने ज़्यादा फियरलेसनेस थे कि वो अपनी करेज के साथ, बहादुरी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए। हमने रामायण पढ़ी है, हमने महाभारत देखी है। तो करेज क्या है? करेज होता है कि जब आप अन्याय के खिलाफ उस आवाज़ को उठा सकें। करेज का मतलब ये नहीं है कि आप 4 लोगों से लड़ते फिरो, दादागिरी करते फिरो। नहीं, करेज होता है कि जब आप किसी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाएं, है ना, कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके खिलाफ बोले, दैट इज़ करेज। और ये हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर आप डायरेक्टली किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे तो लोगों को एटलीस्ट मोरल सपोर्ट तो करिए। तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना भी करेज कहलाता है। अब देखिए, महात्मा गांधी जी की फ़िलॉसफी को आप रिकॉल करिए। उनका ये मानना था कि जो भी काम आप करें सही तरीके से करें, और लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो इन्होंने अपने कई बार इस चीज़ को हिस्ट्री में भी बताया गया है कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसमें कभी उन्होंने हथियार नहीं उठाए, ना उन्होंने इस लड़ाई में किसी को मारा। ये हमेशा नॉन वायलेंस होके सबसे लड़ते थे, इनसे बात करते थे। कितनी बार भी अंग्रेज़ों ने जो भी इनके ऊपर पनिशमेंट दिया, उन्होंने सब कुछ किया, पर कभी किसी पर्सन को उन्होंने सामने वाले पर्सन के साथ वायलेंस को परमिशन नहीं दी। तो इसी वजह से उन्होंने क्या कहा कि नॉन वायलेंस जो होती है वो कई लोगों के हार्ट्स को चेंज कर सकती है। तो और नॉन वायलेंस क्या है? नॉन वायलेंस सिर्फ ब्रेव कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्होंने भी गांधी जी के पाथ को चूज़ किया। जयप्रकाश नारायण, ये एक बहुत बड़े लीडर थे। इन्होंने भी क्या कहा कि इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी 1970 पे सिर्फ अपनी इस नॉन वायलेंसी की वजह से डकैत जो होते हैं, डाकू, उनको सरेंडर करने के लिए मनाया था। फिर आता है शेयरिंग। पुराने समय से क्या हो रहा है कि जो हमारे रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो हमें चैरिटी बताती है। यानी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो हमें उनको शेयर करना चाहिए। कर्ण का नाम सुना है हमने महाभारत में, किस तरह से वो लोगों को दान किया करता था, उसका नाम ही था दानवीर कर्ण। तो ऐसी चीज़ें जो कि आपको वैल्यूज़ में है कि हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ऐसे ही एक कंसेप्ट है दुनिया के अंदर की वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि हम लोग सब यूनिवर्सल में सब भाई भाई हैं, हम लोग सब आपस में रिश्ता रखते हैं। मदर टेरेसा, बाबा आमटे, ये लोग वो हैं जिन्होंने चैरिटी में अपना नाम रोशन किया। ये बिना किसी सेल्फनेस के क्या करते थे, चैरिटी या शेयरिंग को बढ़ावा देते थे। ऐसे ही आता है सेल्फ एस्टीम। देखिए, बहुत सारे ऐसा कंट्रीब्यूशन है इंडियन फील्ड में, जैसे मैथमेटिक्स में या मेटलर्जी में, मेडिसिन में, एस्ट्रोनॉमी में। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जब भी वो कुछ काम करते हैं तो उनके अंदर प्राइड आ जाता है। यस, और कुछ लोग तो जैसे फॉरेन गुड्स को बनाने चले जाते हैं उनकी हाथ से। और हमने कुछ चीज़ें क्या की हैं, हमने फॉरेन से सीखी है, जैसे वाइन का कंजम्पशन करना मॉडर्निटी के नाम पे, या पार्टीज़ करना मॉडर्निटी के नाम में, पब में जाना। देखिए, डांस तो इंडिया में भी पहले था, ऐसा नहीं है कि नृत्य पहले नहीं हुआ करते थे, नृत्य हुआ करते थे, पर हमने इनको कुछ ज़्यादा ही क्या किया है, एक अलग से एक स्टेटस के नाम पे इन लोगों की चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। जैसे वाइन पीना, ये पहले भी ख़राब हुआ करती थी, अब भी ख़राब है। ऐसे ही डिग्रेडेशन, आजकल के समय में देखा है कि जो वैल्यूज़ है वो डिग्रेड हो रहे हैं। जैसे मर्डर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रेप बढ़ता जा रहा है, करप्शन बढ़ता जा रहा है,
चोरी चकारी बढ़ती जा रही है, किसी के साथ चीटिंग करना, ये भी एक नॉर्मल या चीज़ देखी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे वैल्यूज़ का डिग्रेडेशन बताया गया है। अगर हम सोशल एटीट्यूड्स की बात करें तो एक सी चेंज देखा जाता है। कई लोगों से आप बात करिए, वो सब कहेंगे करप्शन गलत चीज़ है ना, और ये आपको कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक फैमिली में फ्रेंडशिप की तरह होना चाहिए। वुमेंस को एजुकेट करना, वुमेंस की प्रॉब्लम को सुनना, है ना, ये भी ज़रूरी है। जिस तरीके से आप अपनी बच्चियों की बातें करते हैं, उस प्रकार से आपकी डॉटर इन लॉ, आपकी बहुएं, वो भी तो उतनी ही रेस्पेक्ट के अधिकारी हैं। तो वैल्यू सिस्टम क्या कहता है कि ये एक परमानेंट है और एक कंटिन्यूस है। आप वैल्यूज़ को बार बार सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, ऑर्गेनाइजेशन को 4 तरीके की वैल्यूज़ को सेटअप करना चाहिए। इंडिविजुअल वैल्यूज़, रिलेशनशिप वैल्यूज़, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ और सोसाइटियल वैल्यूज़। इंडिविजुअल कौन सी होती है कि आप कैसे अपनी लाइफ को और अपनी जो स्पेसिफिक नीड्स है उसको फुलफ़िल करते हो। देखिए, हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे पास कई चीज़ों का लग्जरी, हमारे पास ये कहे कि सुख सुविधाएं होनी चाहिए। बट आप जो भी काम करें, अगर आप सेल्फ़ इंटरेस्ट के लिए कर रही हैं तो उसको बुरा नहीं है, पर सेल्फ़ इंटरेस्ट क्या है, दूसरे को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो यदि आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ की बात कर रही हैं तो हमें आना चाहिए कि हमारे को एंथुजियास्ट होकर काम करना चाहिए, क्रिएटिव होकर काम करना चाहिए, ह्यूमैनिटी या मैनकाइंड के को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। ऐसे ही आता है रिलेशनशिप वैल्यूज़। रिलेशनशिप वैल्यूज़ क्या कहते हैं कि आप अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कैसे रिलेट करते हैं, कैसे उनके साथ आप व्यवहार करते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं तो हम अपने कलीग्स के साथ भी मिल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, टीम मेंबर्स के साथ भी मिल सकते हैं, अलग डिपार्टमेंट के लोगों से भी हमें वही रिलेशनशिप रखना चाहिए जो आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ रखना चाहते हैं। ऐसे ही आता है ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू और सोसाइटियल वैल्यूज़। सोसाइटियल वैल्यूज़ क्या कहती है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी के लिए क्या काम कर रही है। जैसे फ्यूचर जनरेशन के लिए आप क्या पॉलिसीज़ बना रहे हो, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, उसके अवेयरनेस के लिए आपने क्या फ़ॉलो किया है, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीज़ों पे आप क्या सोचते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सप्लोर योर वैल्यूज़, हमें हमारे वैल्यूज़ को और एक्सप्लोर करते चलना है। तो कई सारे जैसे मान लीजिए कि आप एक सर्वे करिए, सर्वे में आप देखिए कि आप अगर इस सर्वे को करना चाहें तो लोगों को सिर्फ 5 मिनट लगता है, 5 मिनट में वो क्वेश्चनर फिलअप कर सकते हैं। तो ये एक क्या है कि वैल्यूज़ का एक कंसीव मॉडल होता है। इस मॉडल में हम क्या कर रहे हैं, इस मॉडल में हम वैल्यूज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वैल्यूज़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो यही आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।